गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हम मेनली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो मीन, मीडियन और मोड, और दूसरे उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपका बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये सब चीज़ें आएंगी। तो स्टार्टिंग हम करते हैं डेटा शब्द से। डेटा जो शब्द है वास्तव में लगता है कि यह प्लूरल है, ये लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये वास्तव में ये प्लूरल है। और कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं कि डेटा जो है वो सिंगुलर है और उसका जो प्लूरल होगा वो डेटाज करके होगा, लेकिन डेटाज करके कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा जो है इटसेल्फ प्लूरल है और इसका सिंगुलर जो है वो जो शब्द है वो है डेटम, इसका सिंगुलर। ठीक है, तो डेटा के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे डेटा कलेक्शन से। ओके, तो डेटा कलेक्शन से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसका। तो डेटा कलेक्शन के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई डेटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका हाइट क्या है सेंटीमीटर में, तो आप हमको बताएं अगर कि 140 सेंटीमीटर, 141, 142, 148, 139। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। ओके, ये मैंने डेटा कलेक्ट किया। और मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आप हमको बताएं ए बी, ए बी, ओ, ए बी, ओ, इस तरह से अगर आप बताएं तो देखिए ये भी डेटा है और ये भी डेटा है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक डेटा। और ये जो हमारा डेटा है इसको हम बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर। तो मेनली देखिए यहाँ पर जो डेटा होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो है आपका न्यूमेरिक डेटा और एक है नॉन न्यूमेरिक डेटा। आपके लेवल पर क्लास 7 में हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिक डेटा पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक केस ऐसा आएगा मोड का कि जिसमें हम लोग नॉन न्यूमेरिक डेटा पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे डाटा कितने तरह के होते हैं, ये हमको पता चल गया। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक जो प्राइमरी डेटा होते हैं, ये हमारे डाटा होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा जो होते हैं। तो अभी हमने जो एक नाम लिया अभी प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? सपोज करिए कि मैं आपके गांव में एक सर्वे करने के लिए गया कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और हमको मान लीजिए पता चला कि मान लीजिए कि रोल नंबर 1 की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, रोल नंबर 2 की फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, रोल नंबर 3 की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, 4, 5, 9, 19,
20 इतने मेंबर्स मान लीजिए हैं। तो चूंकि ये डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए सिर्फ मेरे लिए ये डाटा प्राइमरी डेटा होगा, प्राइमरी डेटा। बाकी सभी के लिए, जैसे मान लीजिए वो डाटा अगर मैं अपने प्रिंसिपल साहब को बताऊं, ठीक है, प्रिंसिपल सर को अगर मैं बताऊं तो उनके लिए ये जो डाटा होगा ये सेकेंडरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्रिंसिपल सर मान लीजिए अगर एसी सर को बताते हैं ये डाटा, तो उनके लिए भी ये सेकेंडरी डाटा ही होगा, सेकेंडरी डाटा। और मान लीजिए एसी सर अगर डीसी सर को ये डाटा सेंड करते हैं तो उनके लिए भी ये सेकेंडरी डाटा ही होगा, सेकेंडरी डाटा। कहने का मतलब ये है कि जो डाटा कलेक्ट करेगा सिर्फ उसी के लिए वो डाटा प्राइमरी डाटा है, बाकी सभी के लिए वो डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि डाटा जो हमारे होते हैं मेनली न्यूमेरिक होंगे या नॉन न्यूमेरिक होंगे, जो प्राइमरी डेटा है हमारे। और प्राइमरी डेटा जो होता है सबसे रिलायबल डेटा होता है, इसलिए जब भी डाटा कलेक्शन की बात आती है तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो बहुत सावधानी के साथ कलेक्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे क्या होता है कि डाटा जो होता है वो रिलायबल नहीं रहता है। ओके, ठीक। तो अब हम आते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। ये देखिए कुछ डाटा के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये टेम्परेचर है किसी सिटी का, ये कलेक्टिंग ऑफ डाटा, मैंने आपको बताया डाटा कलेक्शन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज किए करें। देखिए यहाँ पर एक लेडीज बैठी हुई है और ये डाटा को देख के ये माथे पर हाथ रखी हुई है इसलिए क्या है कि डाटा ढेर सारे हैं इसके पास और उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये डाटा को कलेक्शन के बाद जो हमारे पास हम ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम तैयार करते हैं और उसमें डाटा को हम लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार किया जाता है वो मैंने आपको बताया है क्लास 6 के लिए, ये टैली मार्क्स वगैरह लगा के जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में आपके लेवल पर 3 चीज़ें हमको पढ़नी है। पहला है आपका मीन, दूसरा है आपका मीडियन और तीसरा है आपका मोड, ठीक है। ये तो यहाँ पर मीन जो है ये पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, मीन क्या होती है। मीन शब्द आपके लिए नया है लेकिन एवरेज, एवरेज शब्द जो है आपके लिए नया नहीं है, इससे आप परिचित हैं डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी खरीदता है तो बोलता है कि कितने का एवरेज दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूछ रहा है कि 1 लीटर में यह कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो ये एवरेज की बात हो गई। अब एवरेज को ही हम लोग मीन बोलते हैं, एवरेज, इसी को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, या सिंपल भाषा में इसको हम मीन बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें सेम है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन या मीन। और अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में AM लिखते हैं, ठीक है। वो 7 AM, जैसे मान लीजिए 7 AM जो लिखते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अरिथमेटिक मीन नहीं है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एंड मेरिडियन, उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। ये AM जो है अरिथमेटिक मीन है। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक वेसल है जिसमें 20 लीटर दूध आता है, मिल्क आता है, और दूसरा वेसल है जिसमें 60 लीटर मिल्क आता है। तो देखिए इसमें 20 है
और इसमें 68। तो इसमें अगर इससे कुछ निकाल के मिल्क डाल दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर 20 लीटर मिल्क इससे हम माइनस कर लें, कितना 20, इससे हमने माइनस किया और इसको हमने ले जाकर इसमें प्लस कर लिया, तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। तो अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही जो 40 है इन दोनों का एवरेज कहा जाएगा। और एवरेज हम निकालते कैसे हैं, इसी 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस 60 कितना हो गया 80, और 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मीन का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन थे 20 और 60, इसको हमने सम कर लिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थे वो 2 थे। कैसे 1 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन होते तो हम 3 से डिवाइड करते। जैसे मान लीजिए कि हमको फाइंड करना है 1 2 और 3 का मीन फाइंड करना है, तो हम करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन पर अगर हम देखें और इधर अगर हम 60 को रखें और इधर हम 20 को रखें, तो इसका जो मिड वैल्यू आएगा ये होगा 40। 40 से देखिए इधर का डिस्टेंस 20 है और इधर का भी डिस्टेंस 20 है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, है ना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उसको बोलते हैं। तो यह मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मीडियन जो होता है ये दोनों के मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसमें मीडियन का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओह सॉरी संडे, संडे को हटा देते हैं, संडे को हम लोग पढ़ाई में नहीं, संडे को छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, तो मंडे मान लीजिए कि आप 4 घंटे पढ़े, ट्यूसडे में आप 3 घंटे पढ़े, वेडनेसडे में आप 7 आवर्स पढ़े और थर्सडे में आपने पढ़ा मान लीजिए 6 आवर्स, फ्राइडे में 5 आवर्स और सैटरडे में आपने पढ़ा मान लीजिए 9 आवर्स। तो अब आप इनको क्या करेंगे, इनका मीन कैसे निकालेंगे, आप सबको ऐड करिए 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, और देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 डेज हो रहे हैं, 7 डेज कर देते हैं, संडे को भी ले लेते हैं। मान लीजिए संडे को आपने पढ़ा 1 घंटे कर देते हैं, 1 घंटे पढ़ लेते हैं संडे को, तो +1 और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हम 7 से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। अब इसको जरा ऐड कर लीजिए, तो देखिए 4 3 7 और 7 14 और 6 20, हाँ 20 और ये 10 30 और ये 5, तो हो गया आपका 35 और डिवाइडेड बाई 7, तो दैट इज 5 आवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऑन एन एवरेज 5 घंटे आपने पर डे पढ़ाई की है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आपने 5 घंटे पर डे पढ़ाई की है। और आप देखेंगे कि अगर इन नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रखें 3 4 6 7 5 6 7 9, तो इसके जो मिडिल में नंबर आएगा वो आपका नंबर लाइन पर 5 आएगा। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रेंज, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ द डेटा।
रेंज का जो फार्मूला है वो है लार्जेस्ट डाटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। देखिए लार्जेस्ट डेटा स्मॉलेस्ट डेटा क्या, जैसे इसमें देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो, 32 ईयर्स, 41 ईयर्स, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। ओके, तो अब हमको इसका रेंज निकालना है। रेंज, तो रेंज के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें जो लार्जेस्ट डेटा है, देखिए ये जो है ये लार्जेस्ट डेटा है 54, तो 54 माइनस स्मॉलेस्ट डेटा क्या है, स्मॉलेस्ट डेटा देखिए इसमें क्या है 23 ईयर्स, तो ये 23, तो ये माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 1, तो ये 31। इसका जो रेंज आएगा डेटा का ये 31। तो रेंज मतलब बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। रेंज का एक फार्मूला है कि हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट, हाईएस्ट डाटा आप कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से आप स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा देंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपको रेंज निकालना होगा। तो रेंज के लिए निकालने के लिए क्या सभी स्टूडेंट्स का जो हाइट है वो मेजर करना जरूरी है? नहीं, अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाइट्स का आपको रेंज निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना है कि जो सबसे टाल स्टूडेंट हो उसका हाइट ले लीजिए और जो सबसे छोटा हो उसका ले लीजिए डाटा और माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रेंज निकल आएगा। देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। से फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो इसके लिए आपको जरूरी जानकारी है कि आपके पास, आपको जरूरी जानकारी होनी जरूरी है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो ये है 0, अब हम इसको प्लस करते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 होल नंबर्स हो गए, डिवाइडेड बाई 5, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2। तो इसका जो मीन आया, जो एवरेज आया वो 2 आ गया। अब बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप इसका मीन स्कोर फाइंड कर सकते हैं। ये मीन के बाद देखिए आता है मोड। मोड की जरूरत कहाँ पड़ती है? देखिए मोड दोनों तरह के डाटा के लिए यूजफुल है। जैसे आपका न्यूमेरिक डाटा है तब भी, नॉन न्यूमेरिक डाटा है तब भी। मोड की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है कि द डाटा या द ऑब्जर्वेशन with maximum फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोलते हैं मोड। जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी या जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को हम बोलते हैं मोड। अब देखिए, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सपोज करिए ये डेटा है, ये हमारे पास एक डेटा है, ये इसको हमने अरेंज किया, तो 1 इसमें कितनी बार आया है? 1 इसमें आया है 3 टाइम्स। 2 कितनी बार इसमें आया है? 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। 4 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 की है, 4 बार आया है, इसलिए इस डाटा का जो मोड होगा वो होगा 2। बात समझ में आ गई? और लार्ज डाटा जो होते हैं
लार्ज डाटा के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये डाटा आ गया हमारे पास, ये इसमें गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे मोड क्या होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से टैली मार्क्स लगा के हम इसमें ये डाटा को मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आए हैं टैली मार्क्स की सहायता से उनको लिख लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि 1 9 टाइम्स आया है। यही फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 टाइम्स है। 2 कितनी बार आया है, 14 टाइम्स आया है। 3 7 टाइम्स आया है। 4 5 टाइम्स आया है। 5 3 टाइम्स आया है, और 6 2 टाइम्स आया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 14, और वो किस डाटा की है, वो 2 की है। तो इसका जो मोड होगा वो 2 होगा। और आप अगर डाटा को ध्यान से देखते हैं तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत क्लोज अगर नहीं होगा तो आप सिर्फ ऐसे एक एट ए ग्लांस आप जस्ट देख के सिर्फ आप बता सकते हैं कि डाटा का मोड कितना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है कि कैन ए सेट, ये जो थिंक डिस्कस एंड राइट, ये देखिए, कैन ए सेट ऑफ नंबर्स है मोर देन वन मोड, तो इसका आंसर है यस। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 जो है वो कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, ये भी 3 टाइम्स है। और बाकी डाटा ये जो 6 है ये 2 टाइम्स है, और 8 जो है ये 1 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों जो होंगे इसके मोड होंगे, और ऐसे डाटा को हम बोलते हैं बाई मॉडल डेटा। ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डेटा बोलते हैं। तो इसका जवाब है यस। एक जो सेट ऑफ नंबर्स है उसके 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, और हम इसको बोलते हैं बाई मॉडल डेटा। ओके, इस केस में भी आप मोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब आप, ये सिंपल हो गया आपके लिए। ये दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी थी। और तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी है आपकी, तीसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है मीडियन। मीडियन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी मीन और मोड दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू थे, 2 सेंट्रल टेंडेंसी थी, तो मीडियन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो हम देखेंगे, कुछ सिचुएशन देखेंगे कि जहां पर अर्थमेटिक मीन जो है वो एक एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है। कुछ ऐसी केसेस आती हैं जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेजर है, कुछ ऐसी केसेस आती हैं जहां पर मोड एप्रोप्रिएट मेजर है, अब कुछ ऐसी केसेस आते हैं जहां पर मीडियन एप्रोप्रिएट मेजर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक केस डिस्कस कर रहा हूं जहां पर मोड जो है वो एप्रोप्रिएट मेजर होगा, मीन नहीं होगी। जैसे सपोज करिए मैं अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप ए, बी, ए, ओ, ए, ए, ओ, बी, ए, ओ, ए, 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 ये मान लीजिए मैंने एक डाटा कलेक्शन किया और हम आपसे पूछें कि इसका मीन क्या होगा, मीन, तो हो गई प्रॉब्लम। तो मीन हम यहां पर फाइंड नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम यहां पर मोड फाइंड करते हैं। मोड, तो मोड में देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मोड हो जाएगा ए। तो बात समझ आ गई। ये मैंने एक केस आपसे डिस्कस किया कि जहां पर मीन जो है वो एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का, मोड है। उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेजर ना होकर मीडियन एप्रोप्रिएट मेजर होता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करूं, मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40।
40 स्टूडेंट्स। और आपसे पूछा गया कि 5 मिनट के अंदर आप हमको इसका सेंट्रल वैल्यू या अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमको निकाल के दीजिए, मीन वैल्यू निकाल के दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि मोड और मीन, ये दोनों मीन और मोड दोनों काम नहीं करते हैं। देखिए मीन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी 40 स्टूडेंट्स का हाइट मेजर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे, तब हमको मीन मिलेगी। और सपोज करिए उसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट हैं, तब हम क्या करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मीन, इसमें मीडियन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए मीडियन में हम क्या करते हैं आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो डाटा है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास डाटा है 120 सेंटीमीटर और 139 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। किस वे में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में। तो सबसे छोटा डाटा हम यहाँ रखेंगे 120, फिर उसके बाद 125, फिर उसके बाद 127, फिर उसके बाद 139, फिर उसके बाद 140। और हम देखेंगे कि कौन सा डाटा है जो मिडिल में आ रहा है। तो हम दोनों तरफ से एक एक डाटा कैंसिल करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 127 जो है वो मिडिल में आ रहा है। तो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो होगा 127 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि मीडियन जो है एक ये टाइम सेविंग प्रोसेस है और उस केस में काम करती है जहां पर मीन और मोड दोनों फेल हो जाते हैं, उस केस में ये काम करती है। ओके, तो आप इसका मीडियन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 7, इस तरह से इसका फाइंड कर सकते हैं। मीडियन फाइंड करने में सबसे पहला काम आपको ध्यान में रखना है कि डाटा को आपको सजाना है। चाहे असेंडिंग आर्डर में सजाइए, चाहे डिसेंडिंग आर्डर में सजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए एक केस आता है जब डाटा आपका या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अगर इस डाटा का मीडियन निकालना है 1 2 3 4 5, इसका अगर मीडियन निकालना है तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मिड वैल्यू है वो कितना है, वो 3। लेकिन अगर यहाँ पर हमको ये डाटा होता 1 2 3 4 5 और 6, तो अब देखिए मिड वैल्यू जरा फाइंड करते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर दो ऐसी वैल्यू आ गई जो दोनों मिड में है। तो हम क्या करते हैं कि 3 और 4 का मीन निकाल लेते हैं। 3 + 4 / 2 माने इनकी मिड वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3.5। तब इस केस में हमारा मीडियन 3.5 होगा। अब बात समझ में आ गई। तो मीडियन में दो केसेस आ सकते हैं कि नंबर ऑफ डाटा जब आपका ऑड हो और नंबर ऑफ डाटा जब आपका इवन हो। जब नंबर ऑफ डाटा ऑड होगा तो वहां मिड में एक वैल्यू आएगी, तो वही हमारा मीडियन हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ डाटा जब इवन होंगे तो हमारे पास दो मिड वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पर हमको मिला 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और मीन आएगा 3.5। यही जो वैल्यू है यही हमारा मीडियन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड मैंने डिस्कस कर लिया। अब आती है बारी बार ग्राफ की। बार ग्राफ, बार ग्राफ बार ग्राफ क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। डाटा को एक पिक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्केल चूज करना। सबसे पहले आप एक स्केल चूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे सपोज करिए हमको ये एक डाटा दिया गया है कि कुछ बच्चों का फेवरेट कलर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमको दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए ये आपको स्केल ले लिया गया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। किस पर? ये आपको लिया गया है ये वाई एक्सिस पर। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब देखिए इसमें हम बार्स बनाते हैं। ये आपका बार है, ये बार्स है। आप देख रहे हैं, बताइए जो सबसे कॉमन चीज है बार में वो क्या है? बार की जो विड्थ है, बार की जो विड्थ है वो सब बार की जो विड्थ है वो सेम है सभी बार की। और कितने बार इसमें हमने बनाए हैं देखिए, यहाँ पर हमने कितने बार बनाए हैं? 1 2 3 4 5। और हर बार एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला बार है ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये येलो को कर रहा है और ये ऑरेंज को कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 10 स्टूडेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका 20 स्टूडेंट, ये आपका 30 है और ये आपका 40 है, ये आपका 50 है और ये 60। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको आप ग्राफ पेपर का यूज करके बनाते हैं तो ये बहुत बढ़िया बनता है। अब ये देखिए रेड में क्या है? रेड में कह रहा है 43, तो 40 से ऊपर और ये 45 जो वैल्यू है इससे थोड़ा नीचे 43, ये 43 हो गया। तो इसकी जो हाइट है वो कलर की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, ये आपको ध्यान देना। तो बार ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताया क्या है कि बार, सभी बार का जो विड्थ होगा ये विड्थ ये सेम होगा और दो बार के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो भी सेम होगी, ये हमको ध्यान रखना है। बार एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और आपको यहाँ से अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो पसंद होने वाला कलर है वो ब्लू है और सबसे कम जो कलर पसंद हो रहा है वो ग्रीन है। बिना किसी एनालिसिस के आप यहाँ से सिंपली आप पता कर सकते हैं सिर्फ इसके ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। तो बार ग्राफ का ये एक फायदा है कि किसी एनालिसिस के बिना आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप इसको ग्राफ, इसका बार ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ भी सिंपल है, देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करिए ये मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिया और ये कुछ बच्चे हैं, ऐसे आशीष है, अरुण है, कविश है, माया है और रीता है। ये 5 बच्चों का जो मार्क्स है इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये मान लीजिए क्वार्टरली मार्क्स है और उसी के नीचे जो है ये आपका हाफ ईयरली मार्क्स है। तो आशीष का जो मार्क्स है वो 10 है और 15 है। देखिए अब यहाँ पर स्केल सबसे पहले ले लिए 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स और यहाँ पर कलर हम डिफाइन कर लेंगे, क्वार्टरली के लिए एक कलर और हाफ ईयरली के लिए एक कलर। तो देखिए क्वार्टरली के लिए वही नॉर्मल ये व्हाइट कलर लिया है और हाफ ईयरली के लिए ग्रे कलर वो ले लिया है। तो यहाँ पर आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता ये स्टूडेंट के नाम लिख देंगे और पहला बार जो हम बनाएंगे जो क्वार्टरली के लिए होगा उसका कलर होगा व्हाइट और वो उसकी जो हाइट होगी वो 10 मान लीजिए यूनिट पर जाएगी। तो ये 10 पर आ गई। उसी से सटा हुआ एक दूसरा बार हम बनाएंगे आशीष के लिए ही, वो हाफ ईयरली मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो है 15, तो वो यहाँ पर आ गया। तो उसी तरीके से अरुण के लिए, कविश के लिए, माया के लिए और रीता के लिए हम बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो बार का डिफरेंस जिसमें सबसे कम है, देखिए जैसे इसका है, ठीक है, तो इसका इंप्रूवमेंट कम रहा है लेकिन इसका इंप्रूवमेंट ज़्यादा रहा है, इसका इंप्रूवमेंट ज़्यादा रहा है क्वार्टरली से हाफ ईयरली का। तो विदाउट एनी एनालिसिस बार ग्राफ से हम सिंपली उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो बार ग्राफ से, डबल बार ग्राफ से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं डाटा को। ये आपको एक फायदा होता है इसमें। तो बार ग्राफ हो गया और आपका डबल बार ग्राफ हो गया। आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा कोई तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि आज बारिश होगी, टुडे इज ए रेनी डे।
तो क्या होता है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, जो हम कहते हैं ना कि आज लगता है, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि चांस की बात कर रहे हैं। एक चांस है कि वो बारिश हो सकती है, तो बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, अब जैसे कोई सी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना है। जैसे मान लीजिए आप कोई कॉइन टास्क करते हैं, कॉइन जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा टास्क कर रहा है कॉइन, अब हेड आएगा कि टेल आएगा ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक गेस करते हैं। जब आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं या कोई गेम शुरू करना चाहते हैं जिसमें दो टीम है, तो पहले कौन खेलेगा, आप हेड और टेल इसको टास्क करते हैं। तो टास्क नंबर मान लीजिए आपने 20 बार टास्क किया, और प्रिडिक्शन आपने कुछ प्रिडिक्शन आप करेंगे, हेड आएगा कि टेल आएगा। मान लीजिए आपने हेड की बात की, प्रेडिक्शन किया हेड, और आउटकम आ गया हेड। ठीक है, और आउटकम हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वो ये कह रहा है कि ये प्रेडिक्शन जो है, या मान लीजिए अगर हम और लूडो के डाइस की बात करें, लूडो का जो डाइस है, ये लूडो का डाइस की बात करें, ठीक है, इसमें जो नंबर्स होते हैं, इसको लूडो को अगर आप लूडो खेलते हैं तो आप जानते होंगे, इसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। तो इसमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, अगर आप फेंकते हैं तो कोई पार्टिकुलर एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाते हैं। हमारे जीवन में 3 तरह की घटनाएं होती हैं। एक है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। दूसरी है श्योर। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो ऐसी घटना जो कभी नहीं घट सकती, ओके, जो कभी नहीं घट सकती। और श्योर इवेंट का मतलब है जो जिसका घटना निश्चित है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तीसरी तरह की जो अच्छा, ये जो घटनाएं हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, ये आपका बहुत कम, रेयर है, रेयर, ये रेयर है। लेकिन एक घटना इसमें ऐसी है, कैन हैपन, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ये जो सेट है आपका, इसमें आपके जीवन की ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो इसी सेट से बिलोंग कर सकती हैं। कैन हैपन बट नॉट सर्टन, मैं अगले एग्जाम में पूरे स्कूल को टॉप कर सकता हूँ, ये देखिए किस में आएगा, इम्पॉसिबल में आएगा, नो। श्योर में आएगा, नॉट श्योर। लेकिन आप देखिए तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन, इसमें वो आ सकता है, घटना घट सकती है। आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। तो आप देखते हैं हमारे जीवन की ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो इसमें आती हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। और इसी का जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है, वो इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है आपका, ये देखिए जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मैंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट is called probability। प्रोबेबिलिटी, कोई भी घटना
घट सकती है या नहीं घट सकती है, उसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस प्रॉब्लम को करिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ओके, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 2-3 दिन के बाद आपको अगला चैप्टर आपको मिल जाएगा, तब तक आप इसको पढ़िए बढ़िया से और अच्छे से घर में रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।